उजाला इफ्तिखार and I am here to teach you the lecture number 24. आज हम अपना थर्ड लेक्चर ऑफ एफएससी जो है बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले आपने होम्योस्टेसिस एंड ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद सेकंड में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात की। अब होम्योस्टेसिस और सपोर्ट एंड मूवमेंट को आपस में जो सारे हमारी बॉडी के वर्किंग ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं। उनकी कोऑर्डिनेशन और किस तरह हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस और ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल किया जाता है, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? मतलब कोऑर्डिनेशन जो है क्यों एक दूसरे की वर्किंग जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, इससे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर जो है वो आपको इसके दिखाए हुए हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, हमारी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है, यू आर वेल फेमिलियर दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऐसे हैं जो आपस में कम्युनिकेशन रखे हुए हैं और अपनी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली कर रहे हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनके अंदर जो है वो सिग्नलिंग के लिए भी सेल्स प्रेजेंट है जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वर्किंग कर रहे हैं। और अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, मीन्स अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो यू आर वेल फेमिलियर कि हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ऑन फंक्शन। तो इन सारी डिवीजन आपस में इनको कंट्रोल कौन किए हुए, इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, आज जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मैं एनिमल्स और प्लांट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती तो दोनों में है, बट प्लांट में जो है वो काफी सिंपलर है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। एनिमल में इसके जो है वो दो सिस्टम हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपनी परफॉर्म करता है। प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, इनके अंदर नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स और न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन देखी गई है और इसी केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए इनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनिमल्स में, तो इनके अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स का यू आर वेल फेमिलियर कि इनका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होता है। इनकी क्लासिफिकेशन आप काफी डिटेल से पढ़ चुके हो। आपने इनकी मूवमेंट्स की जो बात की थी तो वहां आपने फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और बहुत सी इस तरह की मूवमेंट्स पढ़ी थी। अब वहां पर आपने बात की थी स्टिमुलस की एंड रिस्पॉन्स की। अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट काजेज अ प्लांट टू रिएक्ट, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। कोई भी सिग्नल, कोई भी जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएगी और प्लांट उसको रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज द स्टिमुलस। और जो प्लांट का रिएक्शन होगा दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप डिफरेंट फिजिकल स्टिमुलाई देख सकते हो और बायोलॉजिकल देख सकते हो। ये दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट आपको दिखाया हुआ है कि एक्सटर्नल सोर्स के लिहाज से कौन कौन सी स्टिमुलस हो सकती हैं। अब मैं बात करूं कि अगर ये जो स्टिमुलस हैं, इन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के लिए प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनके अंदर प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट एंड हार्मोन मीन हार्मोन्स, जिनकी अगर मैं बात करूं तो जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन्स है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल जो है ये प्लांट के अंदर प्रिपेयर कर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्सेज टू, अब किसी भी इन्वायरमेंट में अगर स्ट्रेस आया है स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स ने उसको रिस्पॉन्स करना है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में प्लांट में कुछ चेंजेस इस तरह से आ सकती हैं कि उनके अंदर एटियोलेशन का एक प्रोसेस होगा। एटियोलेशन में जो है वो क्या होता है कि रिड्यूस्ड लीफ एक्सपेंशन, एपिकल हुक, पेल इन कलर। जो प्लांट है यू आर वेल फेमिलियर कि उसका जो कलर है वो होता है ग्रीन कलर का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन एटियोलेशन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट प्लांट आर अनएबल टू and the plant are unable to form chlorophyll. That's why they have undergone a stress conditions which are known as etiolated. Second condition इनके अंदर स्टूडेंट होती है क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस में आप देख सकते हैं कि इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू येलो। इसमें भी क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो बन नहीं पाती, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो हो जाता है येलो में, या फिर इनके अंदर जो है वो शॉर्ट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाती है। अक्सर प्लांट्स के अंदर जो है, हमने प्रीवियस भी कुछ बात की थी इसके बारे में कि जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स जो है वो येलो लीव्स हो जाते हैं इनके। तो दो कंडीशंस इनके अंदर स्ट्रेस की ऑब्जर्व की गई हैं। फर्स्ट जो है वो एटियोलेशन है, सेकंड जो है वो हम क्लोरोसिस की हमने बात की।
फिर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज शो करते हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज इसलिए दिखाते हैं कि ये अपने आप को बैक्टीरिया या पैथोजन से बचा सकें। ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी या तो कैलस की फॉर्मेशन में हो सकती है, जहां पर हमने कहा था कि ग्रोथ होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल की। किसी भी जगह पर अगर प्लांट में वाउंड आ जाता है, कोई जख्म आ जाता है, तो ये उस जगह को वहां से सील कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कैलस। फिर आप गाज जो है वो यहाँ पर देखोगे कि ये आपको एक्सक्रीशन थोड़ी सी प्लांट की नजर आ रही है, जो उसने अपने आप को अगेंस्ट द पैथोजेंस यानी डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस के लिए उसने अपने अंदर जो है ये डेवलपमेंट की है। दैट इज द एबनॉर्मेलिटी, लेकिन ये उसको जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करती है। आई विश कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई टूडेज लेक्चर, यू कैन इजीली आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।